आज हम अवकल समीकरण, लास्ट एक अवकल समीकरण से इनके विषय कंसेप्ट जो है बताए गए थे, आज हम उनसे संबंधित क्वेश्चनों को कराएंगे। जो है बेसिक कंसेप्ट में लास्ट में मैंने बताया था अवकल समीकरण का हल, इसको हम जो है सामान्य हल और विशिष्ट हल, दो चीजें हमने आपको बताई थी। अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल, अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल। अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल, तो यहाँ जनरल एंड जो है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल एंड जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी इसके हल के विषय में हम आपको बता सकते हैं। जैसे दिया हुआ यहाँ कोई दिया हुआ अवकल समीकरण, तो इसका हमने कहा विशेष साधारण हल या सामान्य हल, अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल। व्यापक हल तो वही है जिससे जो है ये जिससे अवकल समीकरण बनाया गया है, जिस समीकरण से अवकल समीकरण बनाया जाता है वो उसका व्यापक हल कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर से हम लेते हैं यहाँ एक अवकल समीकरण हमने लिया है यहाँ, और अवकल समीकरण है हमारा dq/dx³ इज इक्वल टू 0। इसका मीन्स हुआ कि हम 3 बार अवकलन किया गया है, 3 बार अवकलन करने से इसका हमें अवकल समीकरण प्राप्त हुआ, क्योंकि इसमें निश्चित रूप से 3 बार अवकलन करने से प्राप्त हो रहा है। इसका मान है, निश्चित है कि इसमें 3 स्वेच्छ अचर रहे होंगे, और 3 स्वेच्छ अचर हैं। चूंकि x चर है, नीचे क्या लिखा हुआ है, इसमें स्वतंत्र चर हमारा x होता है और परतंत्र चर जो है y है। इस कारण से इसमें हम परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक तृतीय अवकलज मौजूद है इसमें, इसलिए हम कहेंगे इसमें 3 स्वेच्छ अचर रहे होंगे। 3 स्वेच्छ अचरों को हम इस तरह से लिख सकते हैं। मान लिया हमने इसका व्यापक हल y इज इक्वल टू जो है ax² प्लस bx प्लस c है। ये मान लिया हमने कि इसका ये व्यापक हल है। y इज इक्वल टू जैसे हमने लिया यहाँ जो भी दिया गया है अवकल समीकरण, तो इसको हम देख सकते हैं कि व्यापक हल, और इसमें जो है इसको हम पूर्वक भी कहते हैं। इसको हम व्यापक हल को इसका पूर्वक भी कहते हैं। किसी अवकल समीकरण का पूर्वक ही उसका व्यापक हल होता है। पूर्वक से मतलब जिस समीकरण से अवकल समीकरण बनाया गया है वो पूर्वक है, प्रिमिटिव। किसी अवकल समीकरण का पूर्वक प्रिमिटिव, तो हम जिससे अवकल समीकरण प्राप्त किया बनाया जाता है उसे हम इसका पूर्वक या अवकल समीकरण का जो है व्यापक हल कहते हैं। तो मान लिया हमने कि dq/dx³ इज इक्वल टू 0, एक इसका जो है प्रिमिटिव मान लिया हमने कि y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c है। मान लिया हमने इसका पूर्वक जो है अवकल समीकरण दिया है इतने बराबर 0, माना इसका पूर्वक y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c है।
तो यहाँ 3 स्वेच्छ अचर हो गए, और 3 स्वेच्छ अचर हो गए तो हमने कहा इसका ये पूर्वक हो गया, इसका जो हम कहें पूर्वक है या व्यापक हल है इस समीकरण का। अब हम इसको अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का जो हम यहाँ अवकलन करने से प्राप्त करते हैं, इसको हम बनाने का तरीका उसका यही है कि हमने सबसे पहले हम कहते हैं यदि ये इसका हल है सिद्ध करना हो तो हल है, इसको हम जो है अवकलन करेंगे, अवकलन करके इसका जो है तीनों अचर स्वेच्छ अचरों को विलुप्त कर देंगे इससे, तो हमें एक अवकल समीकरण प्राप्त होगा जो दिया गया है, यही अवकल समीकरण प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि तीनों अचरों का यहाँ 3 जो है स्वेच्छ अचर है, 3 बार अवकलन करने से तीनों का विलोपन होगा, और तब हम कह सकेंगे कि ये क्या है, इसका एक व्यापक हल है समीकरण का। और यदि इससे जो है ये समीकरण प्राप्त होता है तो हम कहते हैं इसका व्यापक हल है, और इसके अवकलन से इस समीकरण को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो ये इसका व्यापक हल नहीं है। ये चीज हमें थोड़ा ध्यान देने की बात है। सबसे पहले तो हम इसमें कल भी हमने बताया था अवकल समीकरण का व्यापक एवं जो है विशिष्ट हल के विषय में कल भी बताया था, थोड़ा यहाँ हम आज भी हल की चर्चा करते हैं। y इज इक्वल टू जैसे मैंने लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, चूंकि इसमें स्वतंत्र x है तो सबसे पहले डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 2ax प्लस b प्लस 0 हो गया। अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हुआ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, और ये भी 0 हो गया। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहां हो गया डी क्यूब बाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया। तो कहने का आश है ये जो पूर्वक है इसको हम प्रिमिटिव कहते हैं, इससे हमने ये अवकल समीकरण प्राप्त हुआ, तो हम कह सकते हैं कि इसका क्या है, ये इसका पूर्वक है, दिए हुए अवकल समीकरण का पूर्वक है या इसका व्यापक हल है ये। और यदि इससे ये समीकरण नहीं बनता तो हम कह सकते हैं कि इसका व्यापक हल नहीं है। अब व्यापक हल में जो हमने लिखा है इसका व्यापक हल ये दिया हमने, मान लिया इसे, माना इसका पूर्वक या व्यापक हल, इसी को हम पूर्वक कहते हैं, इसी को हम व्यापक हल भी कहते हैं। माने इसका पूर्वक या व्यापक हल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो यदि हम ए बी सी जो स्वेच्छ अचर आए हैं इनको यदि हम विशेष मान देते हैं, वैल्यूज देते हैं, तो हम कहते हैं क्या है, वैल्यूज देने से जो इसका मान प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे क्या है, इसका ये विशेष हल प्राप्त हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ लिखा ए को हमने यहाँ 0 लिख दिया, इसको हमने ए को 0 लिख दिया, बी को 0 लिख दिया और सी को 0 लिख दिया, तो y बराबर क्या हो गया 0। तो इसका हल y बराबर 0, अर्थात एक हल इसका ये हो गया y बराबर 0। यदि हम यहाँ लेते हैं अलग अलग इनको मान, विशिष्ट हल बता रहे हैं आपको, ये तो व्यापक हो गया। अब यदि एबीसी जो स्वेच्छ अचर है इनको यदि हम मान देना शुरू करें तो विशिष्ट हल तो बहुत सारे हो सकते हैं, इसके विशिष्ट हल कई हो सकते हैं, क्योंकि एबीसी को अलग अलग मान देने से जो हल प्राप्त होंगे वो इसके विशिष्ट हल कहलाएंगे। तो हमने यहाँ इन तीनों में जो है जो भी दिया उसको विशिष्ट हल देते हैं। यदि ए बराबर बी बराबर सी बराबर 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स प्लस का सी की जगह भी 0 हो गया, तो क्या हुआ y बराबर 0। तब विशिष्ट हल y बराबर 0 होगा। अब यदि a बराबर 0, b बराबर 1 एवं c इज इक्वल टू एवं c बराबर 2, तब विशिष्ट हल y इज इक्वल टू a का मान 0 है तो ये 0 हो गया, b इंटू बी के स्थान पर क्या हुआ 1, c के स्थान पर 2, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो गया हल।
अब हमने यदि इसको वैल्यू दी, यदि a बराबर 1 और c बराबर जो है 0, b बराबर जो है 1, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया। यदि हमने यहाँ इसका y इक्वल टू a को हमने 0 दिया, b को जो है हमने 2 दे दिया, c को हमने 3 दे दिया, यदि a बराबर 0, b बराबर 2 एवं c बराबर 3, तब क्या हुआ? तब व्यापक हल, तब विशिष्ट हल, विशिष्ट हल क्या हुआ? y इज इक्वल टू a की जगह 0, b की जगह 2, c की जगह 3, तो क्या हो गया? 2x प्लस 3, ये हो गया 2x प्लस 3। तो आप इस तरह से देख सकते हैं किसी भी अवकल समीकरण का विशिष्ट हल और व्यापक हल में क्या डिफरेंस है। जो चीज आपने समझी होगी कि व्यापक हल और विशिष्ट हल में यही अंतर है। जो स्वेच्छाचार प्रयोग होते हैं उनमें से उनके अगर विशिष्ट मान दे दिए जाए उन्हें, तो इनसे विशिष्ट हल कई प्राप्त किए जा सकते हैं। बहुत सारे विशिष्ट हल इनके प्राप्त हो सकते हैं, एक से अधिक विशिष्ट हल हो सकते हैं, क्योंकि इनको अलग अलग हम मान देते हैं, तो अलग अलग वैल्यूज इनकी मिलती है हमें, जिससे हम कहते हैं इनको डिफरेंट जो है वेरियस जो है सॉल्यूशन, स्पेसिफिक सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ये विशिष्ट हल और व्यापक हल, यद्यपि लास्ट डे भी मैंने थोड़ा बताया था और आज भी मैंने थोड़ा बताने का प्रयास किया। अब इसके बाद व्यापक हल विशिष्ट हल हो गया। अवकल समीकरण बनाना, इसका भी हमने कल आपको उदाहरण दिया था, एक उदाहरण ये भी सामने आप देख रहे हैं। अब एक आता है, कभी कभी प्रश्न आता है टेस्ट करना कि दिया हुआ जो है पूर्वक है समीकरण इतने इतने, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए समीकरण का ये व्यापक हल है। तो व्यापक हल है क्या, इसका मतलब हम क्या करते हैं, व्यापक हल को ही लेते हैं और उससे अवकल समीकरण बनाते हैं। जितने उसमें स्वेच्छाचार, और अवकलन भी हम, अवकल समीकरण तभी बन पाता है जितने स्वेच्छाचार होते हैं उतने बार अवकलन हमें उसका करना पड़ता है, क्योंकि उनका विलोपन करना है। जैसा कि उदाहरण में आप देख रहे हैं, इसको मैंने करके दिखाया कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, 3 इसमें जो है स्वेच्छाचार थे। तीनों स्वेच्छाचारों का अवलोकन करने के लिए 3 बार अवकलन करना पड़ा हमें जो है, और पहले बार अवकलन करने से 2ax प्लस बी आया, फिर दूसरी बार इसका अवकलन किया तो 2a आया, तीसरी बार अवकलन किया तो ये a भी खत्म हो गया और डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू इज इक्वल टू 0 आ गया। अतः ये जो है हमें शुद्ध अवकल समीकरण प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हम ये किसी भी दिए हुए अवकल समीकरण का हल टेस्ट करना, ज्ञात करना, इसका हल है या नहीं है, ये चीजें। अब पहली एक्सरसाइज पर हम चलते हैं, जहां हमें विभिन्न प्रकार के अवकल समीकरण दिए गए हैं जिनमें केवल कोटि और घात बताना है। अवकल समीकरण की कोटि के विषय में मैंने आपको पहले ही बताया था, कोटि क्या है और घात क्या है। कोटि के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज कौन सा है। जो भी उच्चतम अवकलज होता है वही उसकी कोटि है। 2 बार अवकलन करने से प्राप्त हुआ, 3 बार से किया, 4 बार करने से, अगर उसमें 1, 2, 3 और 4 दिए गए हैं तो हम 1 या 4 दिए गए हैं तो सबसे बड़ा क्या हो गया, 4 उच्चतम अवकलज, तो 4 कोटि हो गई। और उच्चतम अवकलज पे ही घात देखते हैं हम, और घात अगर उसकी बतानी तो उच्चतम अवकलज की घात ही उस अवकल समीकरण की घात होती। कोटि और घात दोनों चीजें मैंने लास्ट डे भी आपको समझाया था। आज इसके प्रश्नों को लेते हैं, एक्सरसाइज के प्रश्नों को लेकर के कुछ हम हल करते हैं, जिन्हें आप देखेंगे किस तरह से हम इन्हें अवकल समीकरणों को जो है कोटि और घात निकालते हैं। पहली एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, जिसमें आपको केवल अवकल समीकरण की कोटि और घात ही बताना है। अगले में फिर हम जो है उससे संबंधित बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, जैसे इसमें दिया गया है। और एक ध्यान रखना है इसमें, एक बात और ध्यान रखना है कि जैसे साइन है, कॉस है, इसके साथ कोई एंगल के रूप में दिया जाए, और एंगल के रूप में अगर जो है वाई है उसकी घात कुछ दी गई है, इसका मतलब है कि वो अवकल समीकरण जो है परिभाषित नहीं है। तो हम ये ध्यान रखें इसमें हमेशा कि जिसमें इस तरह का देखने को मिलेगा तो हम कहेंगे इसमें कोटि और घात जो है निम्नलिखित में जो है आपको जैसे बतानी होगी। तो बताने के लिए अवकल समीकरण कोटि तथा घात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जिसमें भी कोटि और घात निकालनी है उसे आप अवकल समीकरण कोटि और घात बताएंगे, और इनको जो है देखते ही हम इनको, इनके हलों को जो भी दिए गए हैं उनको हम देखते जाएंगे और उनको जो है आपको बताते जाएंगे कि भाई किसका क्या हल है और किसकी क्या घात है इसमें,
ये चीज का ध्यान रखना है हमें। तो जैसे एक उदाहरण के तौर से हम दे रहे हैं आपको प्रश्न, इसमें जैसे दिया गया है, पहला देखिए एनसीईआरटी का प्रश्न है। एक तो आप देखें इसमें सबसे पहले एनसीईआरटी का प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक जो है यहाँ दिया गया है 3। प्रश्न क्रमांक 3 जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जिसमें इसमें इसको जो है दिया गया है प्रश्न क्रमांक 3 एक्सरसाइज 9A क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 128। d⁴ dx⁴ प्लस साइन y⁴m इज इक्वल टू 0। अवकल समीकरण की कोटि तथा घात ज्ञात कीजिए। अवकल समीकरण घात करो। तो इसमें कोटि एवं घात ज्ञात करनी है। तो कोटि और घात ज्ञात करने के लिए इसमें हमने देखा समीकरण में उपस्थित जो उच्चतम अवकलज, उच्चतम कोटि अवकलज जो है d⁴/dx क्यों है, d⁴ है, इसलिए इसकी कोटि तो हमने कहा 4 है। इस समीकरण का जो दूसरा भाग जो दिया गया है वो बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें पॉलिनोमियल होना आवश्यक है। अतः ये साइन y⁴m परिभाषित नहीं है। तो जब साइन y⁴m परिभाषित नहीं है तो हम लिखेंगे कि इसमें जो इस तरह से दिया गया है, इसकी कोटि तो हम चतुर्थ कोटि का है, लेकिन ये इससे परिभाषित नहीं, क्योंकि इसका मान क्या आएगा ये इससे परिभाषित नहीं है। इस कारण से इसकी घात जो हम लिखेंगे कि अवकल समीकरण की घात क्या होगी, तो इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते। इस कारण से घात इसकी जो बताना संभव नहीं है। केवल कोटि हमने कहा यहाँ देखा हमने, क्योंकि हल में अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज d⁴y/dx⁴ है। इसलिए कोटि तो इसकी 4 हो गई, लेकिन अब घात बताने के लिए साइन y⁴m को हम परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं। y⁴m का एंगल के रूप में जैसे दिया कि इसका मान क्या होगा, अतः हम इसको इस तरह से लिख देते। कई जगह ऐसा होगा साइन के साथ dy/dx लिख देते, तो वहां वो अवकल समीकरण परिभाषित नहीं होता। ये हम देख लेते हैं। तो इसमें तो हमने देखा कि ये तो इस तरह y तो नहीं, dy/dx तो नहीं लिखा। अगर कहीं किसी साइन इंटू एंगल dy/dx दिया, कॉस के साथ एंगल dy/dx दिया है, तो वो परिभाषित ही नहीं होता अवकल समीकरण। तो इसमें यहाँ हम यद्यपि लिख सकते हैं कोटि, इसमें चूंकि साइन y⁴m का मान कोई निश्चित मान बचा नहीं है, जिसको हम ये नहीं जान सकते क्या मान हो सकता है इसका। इसलिए उच्चतम जो अवकल हमने कहा d⁴ y/dx⁴ है, इसलिए इसकी कोटि हो गई। उच्चतम अवकलज इतना है, अतः कोटि बराबर कितना हो गया 4। चतुर्थ कोटि का ये अवकल समीकरण है। और अब इसके ऊपर ही हम जो है घात देख लेते, तो अधिकतम अवकलज जो भी है, अगर कोटि 4 है तो इसकी घात भी जो है फिर हमने कहा 4 हो सकती है। लेकिन साइन y⁴m लिखा है, इसलिए इसका मान कोई परिभाषित नहीं है। साइन y⁴m को कोई हम निश्चित वैल्यू नहीं दे सकते। जहां कहीं किसी समीकरण में एंगल के रूप में dy/dx होता है, तो फिर वो जो है
आपका किसी कोण के रूप में tan की पावर हो, चाहे साइन के साथ एंगल जो है dy अपॉन dx, तो वो आपका समीकरण परिभाषित नहीं होता है। तो यहाँ हमने देखा, तो इसको तो हमने सामान्य में लिखा, तो देखा इसमें कि समीकरण में जो दिया गया है, इसलिए इसकी कोटि अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम कोटि अवकल जितना है, इसलिए इसकी कोटि 4 हो गई। और इसकी जो है आगे कोई इस तरह का वो नहीं दिया गया है जिसको हम ये कह सके कोटि और घात, तो हम इसको इसी तरह से लिख सकते हैं। तो इसकी कोटि जब जो है 4 है और इसके ऊपर जो भी घात लगा है उसको हम लिख सकते हैं घात इसका क्या है, 1 है। कोटि इतना दिया गया है एवं घात इसका 1 हो गया है, क्योंकि इस तरह से लेकिन अगर कहीं dy अपॉन dx एंगल के रूप में आता है किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, तो फिर वहां वो परिभाषित नहीं होता, ध्यान रखना है। आगे कहीं इस तरह का देखने को मिले तो फिर वहां हम देखते हैं कि वो परिभाषित नहीं होता है। अगला प्रश्न है इसका, यहां देखिए प्रश्न क्रमांक 5, 4 भी यद्यपि एक डैश लगा है, इसका मतलब है y डैश का मतलब है dy अपॉन dx, y के साथ 2 डैश लगे हैं तो d2y अपॉन dx स्क्वायर। जैसे इसमें जो है चौथे में y डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0, कोटि और घात बताना है तो 1 1 है इसमें, तो क्योंकि y डैश को हमने लिखा, जैसे यहाँ चौथा प्रश्न था, प्रश्न 4 y डैश प्लस y बराबर 0, तो y डैश इज इक्वल टू क्या है, क्योंकि y डैश इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें देखा हमने डी डी एक्स ऑफ वाई अर्थात प्रथम अवकलज है, एक बार अवकलन करने से आया हुआ है, इसका मतलब है कि एक स्वेच्छा चल रहा होगा इसमें, तो इसकी घात भी 1 हो गई और कोटि भी 1 हो गई, दोनों ही चीजें 1 1 हो गई, क्योंकि कोटि और घात दोनों ही इसमें जो है 1 1 है, इसकी कोटि भी 1 है और वाई डैश जो दिया गया है अधिकतम घातांक भी 1, इसलिए अवकल समीकरण का कोटि और घात दोनों ही इतने इतने का कोटि एवं घात, तो इतने में इसको लिखा हमने, तो इसको हम लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर 0 में उच्चतम अवकलज क्या है dy अपॉन डी एक्स, अर्थात एक बार अवकलन करने से आया उच्चतम अवकलज dy अपॉन डी एक्स, तो कोटि हो गई 1 और इसकी घातांक भी कुछ नहीं लिखा है घात, इसका मतलब घात भी इसका 1 है। कोटि और घात दोनों ही इसमें में उच्चतम अवकलज dy अपॉन डी, उच्चतम अवकलज dy इतने इतने में उच्चतम अवकलज dy अपॉन dx है, अर्थात प्रथम कोटि का है, तो इसमें हमने कोटि लिखा और घात भी इसका, तो कोटि हमने लिखा, कोटि बराबर 1 बराबर यही हमने घात लिखी, घात और कोटि, क्योंकि इसके ऊपर कोई घात नहीं लगा है तो घात और कोटि दोनों ही 1 है। अब अगला प्रश्न है, इसमें देखिए अब इस तरह से दिया, एक स्क्वायर रूट में दिया गया है। 5वां प्रश्न है, देखिए ये भी थोड़ा हटके दिया गया है। 8वां प्रश्न है, ये भी थोड़ा जो हमने अभी आपको बताया था कि जिसमें एंगल के रूप में dy अपॉन dx है, इस कारण से ये परिभाषित नहीं है 8वां, क्योंकि हमने अभी पहले ही प्रारंभ में ही बताया था आपको कि जिसके एंगल के रूप में दिया जाता है तो उसमें हम लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ जो दिया गया है वो उसके रूप में परिभाषित नहीं होता है, जो एंगल दिया गया है वो उससे परिभाषित नहीं है, और जब परिभाषित नहीं होता तो हम लिख देते हैं कि ये परिभाषित नहीं है। तो इसमें हम सामान्य में जो लिखते हैं, कोटि तो बता दिया था, समीकरण का जो हम देते हैं इसमें वो अवकलजों में बहुपद नहीं होता है, तो इस कारण से हम बहुपद नहीं होता तो उसकी हम जो है घात नहीं बता पाते हैं, अर्थात वो परिभाषित नहीं होता, उस आशय से हम ये भी लिख देते हैं कि वो परिभाषित नहीं है। तो अब प्रश्न क्रमांक हम यहाँ देख रहे हैं, प्रश्न क्रमांक अगला ले रहे हैं,
d2y अपॉन dx स्क्वायर होल घात 2 धन कॉस dy अपॉन dx बराबर 0, ये दिया गया है। तो यहाँ देखिए कॉस का जो एंगल दिया गया है वो यहाँ जो आप देख रहे हैं इस अवकलज में जो उपस्थित उच्चतम कोटि अवकलज जो d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसलिए इसकी कोटि 2 होगी तथा समीकरण का जो बायां पक्ष दिया है अवकलजों में बहुपद नहीं है, इसलिए इसकी घातांक के रूप में जो हमने लिखा है वो परिभाषित नहीं है। घात इसकी जो है परिभाषित नहीं है, क्योंकि यहाँ एंगल के रूप में जो हमने कहा जहां इस तरह का दिया गया है तो कोटि और घात इनमें परिभाषित नहीं है। इस कारण से चूंकि ये बहुपद नहीं है, इस कारण से ये परिभाषित नहीं है। कोटि तो हम लिख सकते हैं कि जिसको द्वितीय अवकलज दिया गया है तो 2 है कोटि, लेकिन घात के रूप में यहाँ क्योंकि यहाँ भी डी डी एक्स ऑफ वाई इसके एंगल के रूप में आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये परिभाषित नहीं है। तो भले ही हम ये बोल रहे हैं जो है कोटि इसकी जो है 2 है, 2 बार अवकलन करने से मिला हुआ है, लेकिन ये परिभाषित कॉस डी वाई अपॉन डी एक्स परिभाषित नहीं है। इस कारण से इसकी घातांक को हम इसकी जो है देख रहे हैं, इसके घातांक को हम 2 नहीं लिख सकते हैं कि कोटि तो जो है द्वितीय कोटि का 2 बार अवकलन करने से आया, लेकिन घात इसकी 2 परिभाषित नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि कोटि तो इसकी 2 क्योंकि 2 बार अवकलन के, लेकिन ये पद जो भी है वो परिभाषित नहीं है। कॉस डी डी एक्स ऑफ वाई ये पॉलिनोमियल के रूप में या किसी उसमें नहीं दिया गया है, इसलिए जहां कहीं ऐसा देखने को मिले कि एंगल के रूप में साइन के साथ हो, कॉस के साथ, टेन के साथ एंगल में डी डी एक्स ऑफ वाई है तो परिभाषित नहीं होता है। चलिए अगला इसमें 9वां प्रश्न है, ये भी देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बहुत सरल क्वेश्चन है। d2y अपॉन dx स्क्वायर dx स्क्वायर बराबर फोर्थ रूट ऑफ जो है y प्लस dy अपॉन dx की पावर 2, y प्लस पावर 2, ये 2020 में ही पूछा गया है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखिए कि इसमें जैसा कि दिया गया है इसे आप देखते ही बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस तरह से लिखा हुआ है और देख करके यहाँ हमने आपको जैसा बताया था हल में सबसे पहला काम क्या करना है, ये फोर्थ रूट है, चतुर्थ मूल है, तो सबसे पहले चतुर्थ मूल है ये, इसको इस रूट को जो है हमें खत्म करना है, फोर्थ रूट को खत्म करना है। फोर्थ रूट अर्थात इसका मतलब 1/4 घात है, तो सबसे पहले दोनों तरफ की घात 4 करेंगे यदि हम, तो सबसे पहले हल में d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हमने y प्लस dy अपॉन dx की पावर 2 होल पावर कितना लिख दिया 1/4। तो ये 1/4 जो है क्योंकि पूर्णांक घात में नहीं है, इस कारण से पहले दोनों तरफ का घात हम 4 करेंगे, दोनों पक्षों का घात 4 करने पर, तो यहाँ घात 4 किया हमने d2y अपॉन dx स्क्वायर की होल घात 4 बराबर यहाँ हो गया ये y प्लस dy अपॉन dx की घात 2। अब फोर्थ रूट का खत्म हो गया। अब हम इस समीकरण को देखते हैं, इसमें उच्चतम अवकलज क्या है। उच्चतम अवकलज क्या है, उच्चतम अवकलज है d2y अपॉन dx स्क्वायर, उच्चतम अवकलज d2y अपॉन dx स्क्वायर है जिसकी घात 4 है। उच्चतम अवकलज जो है d2y अपॉन dx स्क्वायर है जिसकी घात 4 है। अतः अवकल समीकरण की कोटि
कोटि बराबर जो है 2 और घात बराबर 4। इस तरह से हम लिख सकते हैं, कोटि 2 हो गई इसकी और घात 4 हो गई। तो ध्यान देना, हमें जहां कहीं इस तरह का स्क्वायर रूट में या उसमें दिया गया, ये 2020 में इसी साल पूछा गया था क्वेश्चन। तो देखिए, तो इस तरह के प्रश्न है तो एक क्वेश्चन अक्सर इसका जो है आता ही है, ये मान के चलिए आप जहां भी देखने को मिले आपको, तो देखते ही आप इसे बता सकेंगे कौन क्वेश्चन किस तरह का है। इसी तरह से और भी देखिए, इनमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें आपको जो है क्या बताना है, सब में काम वही है, घात बताना है और कोटि बताना है। घात और कोटि ही बताना है, सब में घात और कोटि। तो इसमें घात क्या है और कोटि क्या है, बस ये चीज आपको हर एक समीकरण में बतानी है कि जो भी दिया गया है उसमें कोटि और घात बताना है। तो सबसे पहले हम उच्चतम अवकलज देखें उसमें, और उच्चतम अवकलज देख करके उसकी कोटि भी बता सकते हैं और घात भी बता सकते हैं। जैसे यहाँ ये भी जो है, इसके बाद देखिए 10वां दिया गया है, 11वां दिया गया है, 12वां दिया गया है, ये क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें। तो सबसे पहले जैसे 10वें क्वेश्चन में है, देख रहे हैं आप, 10वें क्वेश्चन में क्या है, d2y/dx² की पावर 3 है, जबकि y के साथ dy/dx की पावर 4 है प्लस y की घात 4 है। तो हमें उच्चतम अवकलज क्या हुआ, d2y/dx²। तो ये उच्चतम अवकलज है, तो कोटि हो गई 2 और घात इसके ऊपर लगी हुई है 3। तो कोटि और घात इस तरह से देख करके उच्चतम अवकलज देखें, और उच्चतम अवकलज को देखें किस कोटि का है, द्वितीय कोटि का है 2 हो गई, तृतीय कोटि का 3 हो गई, चतुर्थ कोटि का है 4 हो गई। तो इसमें 10वें में जैसे देखा आपने द्वितीय कोटि का है, तो इसको हमने कोटि हो गई 2, और उसके ऊपर जो घात लगी है 3 लगी है, उच्चतम अवकलज की घात ही उसकी घात कह रहे हैं, तो घात हो गई 3। इस तरह से 11वें प्रश्न में भी देख रहे हैं आप, 11वें में d3y/dx³ की होल पावर 3 है, फिर d2y/dx² है प्लस dy/dx प्लस y sin x = 0। इसमें भी आपने देखा सब उच्चतम अवकलज तृतीय कोटि का है, तो कोटि हो गई 3, और घात भी संयोग से उसके ऊपर 3 ही लगी है, कोटि और घात दोनों ही इसकी 3 हो गई। 11वें प्रश्न में जैसा कि आप देख रहे हैं, कोटि और घात दोनों ही चीजें जो है इसकी 3 है, कोटि भी 3 है और घात भी 3 है। तो इस तरह से मोस्टली प्रश्न देख रहे हैं, तो इनमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इनमें केवल कोटि और घात बताना और कोई काम इसमें है नहीं। अब देखिए, जिस प्रश्न को भी आप देख रहे हैं सब में वही काम करना है, किसी में कोई ऐसा नहीं है। अब प्रश्न क्रमांक देखिए यहाँ, इसके बाद हम यहाँ प्रश्न क्रमांक देख रहे हैं, पंद्रहवां देखें, थोड़ा सा बहुत सिंपल है, हालांकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसमें हम देख रहे हैं d2θ/dt² प्लस 8dθ/dt dt प्लस 9θ। तो हमने कोटि और घात देखा, हमने इसमें क्या है, द्वितीय कोटि का है, द्वितीय कोटि में और प्रथम कोटि, और यहाँ जाके तो द्वितीय कोटि का अवकलज उच्चतम अवकलज है। इतने में उच्चतम अवकलज क्या है, द्वितीय कोटि का है इसका, तो कोटि हो गई 2, और इसके ऊपर घात क्या लगी है, कोई घात नहीं लगी, इसका मतलब एक घात है। तो 15वें प्रश्न में कोटि जो आप देख रहे हैं, द्वितीय कोटि का अवकलज है, प्रथम कोटि का 2 अवकलज दिए गए उनके, प्रथम और द्वितीय, तो dθ/dt है और d2θ/dt² दिया गया। तो उच्चतम अवकलज क्या हो गया, यही हमारा उच्चतम अवकलज हो गया, d2θ/dt², अर्थात कोटि हो गई 2। तो इसमें हमने तुरंत लिखा कोटि हो गई 2 और घात तुरंत लिखा घात हो गई 1, कोटि 2 और घात 1। तो इस तरह से प्रश्नों को देख के आप बता सकते हैं। प्रश्न क्रमांक देखिए, इसमें यहाँ भी एक 19वां प्रश्न है, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और सब में बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कोई इनमें कठिन क्वेश्चन नहीं है, केवल कोटि और घात बताना है। इन सारे क्वेश्चंस में जो है कोटि और घात। देखिए 19वां है y128 y" प्लस y' का होल स्क्वायर
प्लस का 2y इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 0 दिया गया है। तो इसको आप देखिए, एक डैश का मतलब होता है जहां एक डैश दिया गया हो तो उसको हम जो है प्रथम अवकलज है, उपस्थित उच्चतम कोटि अवकलज जो है जैसे दिया गया है इसमें, तो उच्चतम कोटि अवकलज कोटि एवं घात। तो हमने देखा हल में क्या लिखा, अवकल समीकरण उच्चतम कोटि अवकलज क्या है, ये y की घात 2 उच्चतम अवकलज हो गया, ये उच्चतम ही है। तो इसी को हम देखें, उच्चतम अवकलज द्वितीय कोटि का है, अतः कोटि हो गई 2, और घात कितनी, इसी के ऊपर घात देखेंगे, यद्यपि घात इस पे 2 दी गई लेकिन इससे मतलब नहीं है, उच्च कोटि उच्चतम कोटि के अवकलज पे ही घात देखी जाती है। तो इसके ऊपर कोई घात नहीं लगी, इसका मतलब घात हो गई इसकी 1। तो इसमें हमने लिखा उच्चतम अवकलज की कोटि 2 है, उच्चतम अवकलज y डैश है, उच्चतम अवकलज अतः कोटि 2 और घात, इसी के ऊपर घात देखा, घात हो गई 1, क्योंकि इसके ऊपर कोई घात नहीं लगी, इसका मतलब घात हो गई, कोटि 2 हो गई और घात हो गई 1। तो इस तरह से अन्य प्रश्नों को भी, सभी प्रश्न इसी तरह किए जा सकते हैं। इसमें जो दिया गया है निम्नलिखित अवकल समीकरण दिए हैं, इसके बाद जो है 20वां दिया, 21वां, सब में वही कोटि और घात है। जैसे 21वें में है द्वितीय कोटि का है जो है, और प्रथम घात कोटि 2 हो गई 21वें में भी, और घात 1 है। 20वें प्रश्न में है तो कोटि 2 हो गई और इसमें घात भी 2, चूंकि इसलिए नहीं है कॉस की पावर जो कॉस का एंगल dy/dx इसलिए परिभाषित नहीं है कि घात तथा कोटि बताना है, तो ये एंगल परिभाषित न होने से ये बहुपद के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, पॉलिनोमियल नहीं है। इस कारण से इसे हम कहेंगे कि इसकी जो है घात परिभाषित नहीं है, अर्थात कोटि तो हम लिख देते हैं, यद्यपि न तो कोटि परिभाषित ही नहीं होता अवकल समीकरण। इस तरह से जो दिया जाता है वो अवकल समीकरण वैसे तो ये परिभाषित नहीं है, फिर भी अगर कहीं लगता है तो हम देखने में लगा हमें कि द्वितीय अवकलज है, द्वितीय कोटि का है, लेकिन उसकी घात हम फिर उस हिसाब से नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि ये अवकल समीकरण ही परिभाषित नहीं होता। लिखने को भले ही कोई 2 लिख दे, 1 लिख दे, लेकिन ये परिभाषित नहीं होता जहां dy/dx आ जाता है किसी एंगल में। तो शेष प्रश्नों में इसी तरह से आपको करना है। तो सभी प्रश्न इस तरह से आप कर सकें, कोई प्रश्न इसमें ऐसा नहीं है जिसे आप ना कर सकें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, फिर भी किसी प्रश्न में कोई क्वेरी हो तो अगले दिन फिर इसको हम आपको कराएंगे और आगे के प्रश्नों को हम अब अगले दिन लेंगे। तब तक आप इनको जो है लगा डालिए, उदाहरणों को इनको जो है कर डालिए। नेक्स्ट डे फिर जो है अगली क्लास में इनको जो है हम आगे वाली एक्सरसाइज लेंगे।